रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से बोलना। हाँ, हो गया ना? हाँ सर। ओके, ठीक है। ओके सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो भी बोलो सर, आज ना लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर का कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब बेसिकली प्रैक्टिकल कुछ ब्रॉड क्वेश्चंस आप लोगों के साथ कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं एक काम करता हूँ, लेवरेज का एक बार ओवरव्यू मतलब बेसिकली समरी बता देता हूँ आपको, मतलब लिखा देता हूँ। और मतलब जो इतना दिन से हम लोग लास्ट 2 क्लास में किए, काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट और काफ़ी सारा क्वेश्चंस हम लोगों ने फार्मूला के साथ साथ समझे, उसी को थोड़ा सा जॉट डाउन करके फिर आपको मैं लेके जाऊंगा क्वेश्चन आंसर की तरफ। ठीक है, उसमें बेसिकली वो लेवरेज एज वेल एज कैपिटल स्ट्रक्चर का एक मिक्स्ड अप कॉन्सेप्ट है, इजी कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको डीओएल, डीएफएल, डीटीएल मतलब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज, कंबाइन लेवरेज, मतलब बेसिकली लास्ट 2-3 क्लासेस में आपने जो भी सीखा उसको प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे कन्वर्ट कैसे करोगे। ऐसे में छोटा छोटा क्वेश्चन तो करवाया, बट कंप्लीट ब्रॉड क्वेश्चन कैसे होता है वो नहीं बताया, तो वही मैं बताऊंगा। ठीक है, वही मैं बताऊंगा। तो ठीक है सर, चलो। अच्छा, सबसे पहले थोड़ा सा जो भी वे जो भी आप लोगों को मैंने लास्ट वीक में बताया उसको थोड़ा सा मैं समरी कर लेता हूँ। चलो सर। हाँ, स्क्रीन दिख रहा है ना? प्लीज़ कंफर्म करना थोड़ा सा। स्क्रीन दिख रहा है? हेलो? यस सर। ओके, ठीक है। तो सर बेसिकली लास्ट फ्यू क्लासेस में हम लोगों ने लेवरेज में स्पेशली बहुत डिटेल्स में बातचीत किया, जिसमें मैंने आपको डीओएल, डीटीएल, डीएफएल, है ना, ये सब कॉन्सेप्ट और उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साथ साथ में मैं आपको ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर भी डिस्कशंस किया, है ना। तो बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है लेवरेज कैपिटल स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और लेवरेज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू से आप किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को समझ सकते हो, और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर आप चेंजेस वगैरह जो भी करना होता है, मतलब बेसिकली सिंपल तरीके से कहा जाए कि लेवरेज क्या है, तो आप ऐसे बोलो कि सर कंपनी जो रिस्क उठाते हैं, बेसिकली ऑपरेटिंग रिस्क एज वेल एज फाइनेंशियल रिस्क। आपको मैंने काफ़ी सारा केस स्टडीज किया, आपको पता होगा मैंने जेट एयरवेज के बारे में बताया था, है ना। मैंने आपको मोस्ट प्रोबेबली पेटीएम के बारे में बताया था, मैंने आपको अदानी पोर्ट के बारे में बताया था। बहुत सारा कंपनी एग्जाम्पल के तौर पे मैं रैंडमली उठाया और आपको समझाया कि किस तरह से मार्केट में लेवरेज काम करता है और कंपनी को किस तरह से लेवरेज को मेंटेन करना चाहिए। तो लेवरेज का सिंपल मतलब होता है रिस्क, है ना। तो रिस्क कंट्रोलिंग एक कॉन्सेप्ट है लेवरेज, जो हर एक कंपनी में ज़रूरी होता है। जो लेवरेज कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उनका बिजनेस में बहुत बड़ा दिक्कत आ जाता है। तो चलो सर, एक काम करते हैं, आप थोड़ा सा समरी लिख लो। ठीक है, आप थोड़ा समरी लिख लो। गुड इवनिंग प्रिया। प्रिया कनेक्टेड हो? हेलो, गुड इवनिंग। क्या आप लोगों को मेरा आवाज़ आ रहा है जियाउल? हाँ सर आ रहा है। ओके, ठीक है। चलो सर, समरी किस चीज़ का समरी? लेवरेज का। फटाफट समरी याद दिला देते हैं और फिर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। सर एक हेडिंग करना प्लीज़।
हेडिंग में एक पर्टिकुलर देना, क्या देना है सर? पर्टिकुलर देना है। सेकेंड हेडिंग में लिखना ओएल, ओएल मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज। फिर देना सर एफएल मतलब फाइनेंशियल लेवरेज। फिर देना टीएल मतलब टोटल लेवरेज। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी ये सब कॉन्सेप्ट जानते हैं, मैं बस आपको एक सिंपल इंटरप्रिटेशन करूंगा यहाँ पर। ठीक है, मैं सिर्फ सिंपल इंटरप्रिटेशन करूंगा। पॉइंट नंबर ए सर, इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इंटरप्रिटेशन सर, इंटरप्रिटेशन में क्या बताओगे सर? इंटरप्रिटेशन में मैं आपको तीन चीज़ को इंटरप्रेट करूंगा, ओएल एफएल एंड टीएल। सर ओएल क्या है, फटाफट सुन लो। व्हाट इज ऑपरेटिंग लिवरेज? सर ऑपरेटिंग लिवरेज इज sensitivity, point to be noted sir, sensitivity of EBIT, sensitivity of EBIT, sensitivity of EBIT with respect to बता पाओगे सर किसके बेसिस में EBIT चेंज होता है? हेलो, EBIT का चेंजेस किस पे डिपेंड करता है? जल्दी बोलो। किसी भी कंपनी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, है ना? चाहे कोई भी कंपनी उठा लो सर, जो आपको पसंद है। रिलायंस पसंद है, रिलायंस उठा लेते हैं। रिलायंस का EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये फाइनेंशियल रहा। एक्सपेंस। हाँ सर, सर रिलायंस का EBIT डिपेंड करेगा उसके सेल्स पे ना, मतलब हाँ, यही तो है ना मेनली, रेवेन्यू जो आपको सेल जनरेट करके देता है। तो आपका ये जो जर्नी है, भूलने का नहीं सर, ये जो जर्नी है बेसिकली, EBIT और PBIT सेम थिंग है ना? EBIT एंड PBIT सेम थिंग, मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या फिर ऐसे कह लो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो टोटल रेवेन्यू से EBIT का जो जर्नी है, तो ये EBIT किसके बेसिस में चेंज होगा? आपके बिजनेस पे सेल बढ़ेगा तभी आप बोलोगे ना कि आपका EBIT बदल सकता है। अगर रेवेन्यू पॉजिटिव में बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी पॉजिटिव में बढ़ने का चांसेस है, अगर खर्चा वगैरह मेंटेन हो जाता है तो। मतलब रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू से जैसे ही आप रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस, पावर, फ्यूल कॉस्ट, जो भी आपका एक्सपेंसेस है, ठीक है, वेरिएबल एक्सपेंसेस वगैरह, फिक्स एक्सपेंसेस वगैरह, ये माइनस करने के बाद आपका प्रॉफिट बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है। तो सर सिंपल बात है कि अगर आपका सेल्स या रेवेन्यू का एरिया, जिसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, अगर सेल चेंज होता है पॉजिटिवली, तो फिर आपका EBIT भी चेंज होगा पॉजिटिवली। ऐसे रिलायंस का तो पॉजिटिव ही है, इसमें तो कोई दौरा नहीं है, काफ़ी स्टेबल बिजनेस है इसका, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। आपको मैं कोई एक जो इतना स्टेबल नहीं है ऐसे बिजनेस पे भी मैं बात कर सकता हूँ। जैसे इंडिगो, नहीं इंडिगो में बात हुआ है, पेटीएम, इसको लेके बहुत ज़्यादा चर्चा है मार्केट में कि पेटीएम का कब क्या होगा। तो पेटीएम में बात कर लेता हूँ थोड़ा। पेटीएम के फाइनेंशियल्स में अगर आप देखोगे कि पेटीएम का अभी भी EBIT जो है नेगेटिव है, ठीक है, अभी भी कंपनी का 2003 2200 करोड़ के आसपास का, 2200 करोड़ के आसपास का, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट नेगेटिव है, मतलब लॉस में है कंपनी। तो अभी इसका रेवेन्यू पॉजिटिवली बढ़ रहा है, ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पर। हाँ, देख सकते हो सर, हाँ, इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे इसका रेवेन्यू ग्रोथ होगा, और कुछ दिनों से इसका स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई दे रहा है। आई होप कि ये अपना IPO में आ जाएगा, भगवान करे आ जाए, है ना? बहुत सारे लोगों का पैसा इसके अंदर डाला हुआ है। अब कहना क्या चाहता हूँ सर, फंडामेंटली समझो, इस रेवेन्यू के बेसिस पे जब किसी कंपनी का EBIT चेंज होता है, ठीक है, रेवेन्यू के बेसिस में जब किसी का EBIT चेंज होता है, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड ऑपरेटिंग लिवरेज। ठीक है, तो ऑपरेटिंग लिवरेज बेसिकली फिक्स्ड एक्सपेंस के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो सेंसिटिविटी ऑफ EBIT विद रेस्पेक्ट टू क्यू, विद रेस्पेक्ट टू क्यू, क्यू बेसिकली मतलब सेल्स। ठीक है नील, समझ में आया बात? अरे आया कि नहीं आया? यस, यस सर। ओके सर,
अच्छा, अब बात करते हैं फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, अब फाइनेंशियल लेवरेज का क्या कॉन्सेप्ट है? सेंसिटिविटी ऑफ EPS, अर्निंग पर शेयर, with respect to EBIT। सर अगेन, आपके बिजनेस पे यहाँ से यहाँ तक का जर्नी तो हो जाता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जर्नी, EPS का जर्नी, अर्निंग पर शेयर, शेयर होल्डर कितना कमाएगा, ये बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट है ना सर। तो शेयर होल्डर कितना कमाएगा, ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है EBIT पे। सो EPS क्या होगा, अर्निंग पर शेयर क्या होगा, वो डिपेंड करेगा EBIT पे। तो EPS डिपेंड करेगा EBIT पे, तो वही बेसिकली फाइनेंशियल लेवरेज पे डिपेंड करता है। ये देखो सर, अगर मैं यहाँ पर PPT में क्लिक करूँ तो फाइनेंशियल लेवरेज जो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये देखो, ये पेटीएम का इंटरेस्ट जो पेमेंट हो रहा है सर, 39 करोड़ का उसका मार्केट में लोन वगैरह है, इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ रहा है। तो 39 करोड़ के आसपास जो इसका है, ये इसका EBIT है। ठीक है, सॉरी, इंटरेस्ट वगैरह, तो ये इसके फाइनेंशियल लेवरेज है ना। ऐसे देखो, ये टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, ये इसका बेसिकली इस तरह का लॉसेस नहीं होता है। अगर मैं आपको कोई और कंपनी दिखा देता हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर देख सकते हो, ये काफ़ी पुराना स्टेबल कंपनी है, इसको देख सकते हो आप, हिंदुस्तान यूनिलीवर को। हिंदुस्तान यूनिलीवर का अगर आप देखोगे, ये देखो सर, इसका PBT इंटरेस्ट देख सकते हो आप, 106 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट में इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड, ये कंपनी को फाइनेंशियल लेवरेज क्रिएट करके देता है। तो ये ऑब्लिगेशंस है, तो ये ऑब्लिगेशंस के बाद कंपनी को PBT आता है, और PBT से टैक्स देने के बाद उसको नेट इनकम आता है। फिर नेट इनकम जो भी होता है, उसको नंबर ऑफ शेयर से जब डिवाइड कर दिया जाता है, तो वो अर्निंग पर शेयर कहलाता है। ठीक है, अब सवाल ये है सर, ये EBIT से EPS का जो जर्नी है, ये कंपनी का फाइनेंशियल लेवरेज का एरिया है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है सर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सर TL। सर TL क्या है, टोटल लेवरेज। तो इसको क्या बोलेंगे समरी में, सेंसिटिविटी ऑफ EPS with respect to Q, that is सेल्स। ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ अर्निंग पर शेयर विद रेस्पेक्ट टू सेल्स। ठीक है, दैट इज एक्चुअली टोटल लिवरेज। ठीक है, तो सर क्या मतलब निकला, सर मतलब ये निकला कि ये जो मैंने आपको अभी बताया, ये वाला है, मतलब आपका बेसिकली सेल से, रेवेन्यू से लेके अर्निंग पर शेयर का, मतलब आपका EPS जब सेल से डिपेंड करके चेंज होता है, तो वो टोटल लेवरेज कहलाता है। मतलब फ्रॉम Q टू EPS, ये जो लंबा जर्नी है, ठीक है, फ्रॉम Q टू EPS, ये बेसिकली टोटल लेवरेज एरिया है। ठीक है, जिसके अंदर ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल दोनों आ जाता है ना। ये तो समझ में आ ही रहा है आप लोगों को, मैंने इससे पहले के क्लासेस में आपको ये सब चीज़ समझा के रखा। सर ये हो गया इंटरप्रिटेशन। सर फटाफट अब लिख लेते हैं, अगर इंटरप्रिटेशन समझ आ गया तो बाकी का पार्ट भी समझ में आ जाना चाहिए। व्हाट डज इट मेजर, व्हाट डज इट मेजर, अभी क्वेश्चन कराऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। व्हाट डज इट मेजर, क्या मेजर करता है सर, पार्शियल मेजर ऑफ बिजनेस रिस्क। कौन सा चीज बता रहे सर, ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज बिजनेस का पार्शियल मेजर करता है। जैसे मैं बहुत दिनों से बोल रहा जेट एयरवेज के बारे में, है ना, जेट 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 जेट, ये देखो सर क्या मजा आ गया। मैं लास्ट 2-3 महीने से बोल रहा हूँ जेट आने वाला है, जेट आने वाला है। सर जिन्होंने भी इस पॉइंट पे जेट को खरीदा 70-80 में, देख सकते हैं आप 1 महीने में क्या हुआ इसका। ठीक है, अगर कोई 1 लाख 2 लाख जो भी लगाया, अच्छा खासा कमा के बैठा हुआ है, गारंटी है। पर शेयर में 30 रुपीज़ का रिटर्न दिया है, लास्ट 1 मंथ में 36% रिटर्न दिया। गजब का बात है सर। तो कहने का मतलब क्या है सर, ये तो जेट का करंट ऑपरेटिंग का बात है सर, अभी बहुत सारा डेटा तो नहीं है, बट आपको मैं इतना बोल सकता हूँ कि जेट काफ़ी दिनों तक बंद था, अभी ऑपरेशन स्टार्ट किया है, तो लोगों को भरोसा है, आशा है ना, कि फिर से इंडियन एयरलाइंस बिजनेस में जेट का अपना योगदान बढ़ेगा और वो भी प्रॉफिट करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली उम्मीद है, अब उम्मीद पे दुनिया कायम है ना, अब उम्मीद पे दुनिया कायम है।
तो फिर उसी उम्मीद के साथ ये जितना रेवेन्यू बढ़ता जाएगा और खर्चा कम होता जाएगा तो ये भी अपना अर्निंग पर शेयर को बेहतर करा सकता है। नेगेटिव में अभी, लेकिन आई होप कि 2-4 साल में पॉजिटिव हो जाएगा, आई होप सो। ठीक है, लेकिन सर इंडियन एयरलाइंस का कॉन्सेप्ट अभी भी समझ के परे है बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गजों का। ठीक है, सो बी कॉशस। लेकिन ये एक अच्छा था जो मैंने बोल रहा था कि अगर बिजनेस बंद पड़ा है, अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो ये एक हमेशा पॉजिटिविटी देता है इन्वेस्टर्स को, इसीलिए इन्वेस्टर्स यहाँ पर आके इन्वेस्ट किया है। तो मेरा कहने का मतलब और कुछ नहीं, मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि चाहे वो कोई भी कंपनी हो, ठीक है, उसका ऑपरेटिंग लिवरेज मतलब स्टार्टिंग वाला पार्ट, उसका फाइनेंशियल लिवरेज मतलब जब वो बिजनेस में लोन लेके, इसका मेन प्रॉब्लम क्या हो गया था, इसका लोन बहुत ज़्यादा हो गया था। इसका मेन प्रॉब्लम क्या हो गया था, इसका लोन अभी भी देख सकते हो आप। ठीक है, इधर देखो सर 300 करोड़ का लोन, इधर देखो 981 करोड़ का लोन, नहीं सर इंटरेस्ट, लोन छोड़ो इंटरेस्ट बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 842 करोड़ का इंटरेस्ट, सर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, रेवेन्यू 1366 करोड़ का, उसमें 300 करोड़ का इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है, प्रिंसिपल अलग है ना। तो ये बहुत ज़्यादा बार्डन हो रहा था, ऊपर से लॉस मेकिंग भी चल रहा था, तो सब कुछ मिला के बिजनेस को प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन इसको मैनेज करना है, इसको मैनेज करना है, चेक करना है, ये सब फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स बिजनेस को हमेशा याद दिलाते हैं कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, नंबर बहुत बड़ा काम करता है सर, नंबर बहुत बड़ा काम करता है। ठीक है, ओके चलो, तो आगे लेके चलते हैं आपको। सर तो फिर व्हाट डज इट मेजर, मेजरमेंट में ऑपरेटिंग लेवरेज, सर ये पर्शियल मेजरमेंट करता है। क्या मेजरमेंट करता है सर? ऑपरेटिंग लेवरेज हमेशा पर्शियल मेजर करेगा, पर्शियल मेजर ऑफ बिजनेस रिस्क, पर्शियल मेजर ऑफ बिजनेस रिस्क। मतलब अगर आप अपने बिजनेस का रेंट पे करने में दिक्कत में आ जा रहे हो, अगर आप अपने बिजनेस का डेप्रिसिएशन, एसेट का डेप्रिसिएशन को मेंटेन करने में दिक्कत में आ जा रहे हो, तो फिर आप पर्शियल मेजर ऑफ बिजनेस रिस्क में हो। सर जब हम लोग फाइनेंशियल लेवरेज का बात करते हैं एफएल में, एफएल में क्या मेजर होता है सर? एफएल में फाइनेंशियल रिस्क, हाँ, अगर आप अपना लोन रीपे करने में, अगर आप अपने प्रेफरेंस डिविडेंड होल्डर का डिविडेंड देने में, ठीक है, रीपे करने में अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप फाइनेंशियल रिस्क में आ जाते हो। तो ये फाइनेंशियल रिस्क को मेजर करता है। ठीक है, और टोटल लिवरेज, सर टोटल लिवरेज पर्शियल, हाँ पर्शियल है, बट पर्शियल मेजर ऑफ टोटल रिस्क, पर्शियल मेजर ऑफ टोटल रिस्क। सर रिस्क मैटर का, रिस्क मेजर करने का और भी काफी सारा तौर तरीका है, ये पर्शियल मेजर ऑफ टोटल रिस्क कह सकते हो आप, कह सकते हो, नहीं कहा जाता है फाइनेंशियली। ठीक है, सो टोटल लिवरेज हमें क्या सिखाता है? पर्शियल मेजर ऑफ टोटल रिस्क को समझाता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गया, लेकिन अभी भी बात बाकी है। ठीक है, अभी भी बात बाकी है। सर क्या बाकी है, चलो बताते हैं ना फटाफट, चलो। अच्छा, पॉइंट सी, सर पॉइंट सी में लिखो, सर पॉइंट सी में आ जाएगा फॉर्मूला, जो आपको अभी 2 मिनट बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत काम आने वाला है। सर फॉर्मूला में ओ एल का फॉर्मूला, एफ एल का फॉर्मूला और टी एल का फॉर्मूला। सर ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या है, याद है क्या? कोई बात नहीं, याद दिला देता हूँ। सर कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, ठीक है ना, याद करो। मैं सिर्फ फॉर्मूला रटाया नहीं आप लोगों को, डिराइवेशन दिखाया कि फॉर्मूला आया तो कहाँ से आया और कैसे आया और उसको कैसे एनालाइज करना है, बताया ना सर? क्या रजिया, याद है कि नहीं? नील बोलो। हाँ अच्छा, एफएल का फॉर्मूला, एफएल का फॉर्मूला कुछ ऐसा है सर, ईवीआईटी, ऐसे तो थोड़ा सिंपल करके बता सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा इसको एनालाइज करके ही बताता हूँ। ईवीआईटी डिवाइडेड बाई पीबीटी, बट अगर आपके बिजनेस में प्रेफरेंस डिविडेंड है तो आपका फॉर्मूला थोड़ा बदल जाता है ना, तो तब आपका फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, ईवीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीआईटी माइनस आई माइनस डीपी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी, है ना, ऐसा हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आप ईवीआईटी, अच्छा ठीक है, इतना ही अभी काफ़ी है। लेकिन अगर आपके बिजनेस में प्रेफरेंस वाले नहीं है तो ईवीआईटी माइनस आई, है ना, ईवीआईटी से आई और टैक्स निकालने के बाद, सॉरी आई निकालने के बाद आपका पीबीटी ही रहता है ना, ये पहले लिखा हुआ है, आप जस्ट एक बार चेक कीजिएगा। अच्छा, जब आपके बिजनेस टोटल लिवरेज का फॉर्मूला क्या आ जाएगा सर? टोटल लिवरेज में फॉर्मूला हो जाता है कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी
माइनस एफ माइनस आई, ठीक है। ये थोड़ा एकदम स्टार्टिंग से बात करता है, ठीक है। ईवीआईटी से फिक्स कॉस्ट को हटाएगा, ठीक है। फिक्स कॉस्ट से, सॉरी मैं थोड़ा सा इसको कंट्रीब्यूशन से कर रहा है ना, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय, मतलब मैं इतना कहना चाहता हूँ कि Q इंटू पी माइनस वी माइनस एफ, ठीक है। मतलब आप ऐसे बोलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे Q इंटू पी माइनस वी माइनस एफ क्या होता है, याद है क्या? Q इंटू पी माइनस वी माइनस एफ, ये देखो सर, ये सब बता के रखा मैं पहले ऑलरेडी आपको। ये देखो Q इंटू पी माइनस वी माइनस एफ, हाँ, मतलब कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन बाई ईबीआईटी, है ना। कंट्रीब्यूशन बाई डिवाइडेड बाई ईबीआईटी, है ना। तो Q इंटू पी माइनस वी मतलब कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट को हटाओ तो बचता है ईबीआईटी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर भी ऐसा ही आप लिख सकते हो कि जब हम लोग टोटल लेवरेज को समझेंगे तो उसका फॉर्मूला हो जाता है सर कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, ठीक है। मैं डायरेक्टली ईबीआईटी से कर रहा हूँ, तो ईबीआईटी से करोगे तो ईबीआईटी माइनस आई माइनस डीपी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया टोटल लेवरेज का फॉर्मूला, ठीक है। और आपको तोड़ के ऑलरेडी लिखा गया, मतलब और ज़्यादा तोड़ा हुआ है, आप एक बार चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा कॉपी में। अच्छा, अब मैं थोड़ा पॉइंट डी की तरफ भागता हूँ। फॉर्मूला तो पता चल गया। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट, एक्चुअली क्या है ना, ये सब चीज़ एग्जाम क्वेश्चन में पूछेगा एग्जाम, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वो ब्रेक इवन पॉइंट वगैरह जब भी पूछेगा ना, फटाफट फॉर्मूला याद करके आपको उसको पुट करना है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको, जस्ट अ मिनट सा, फटाफट एक बार बता दूं आपको। क्यू स्टार, क्यू स्टार में क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट। ऑपरेटिंग लेवरेज जब बात है ना सर, जब ऑपरेटिंग लेवरेज के अंदर आपको क्यू स्टार पूछा जाता है, मतलब दैट लेवल ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है। क्यू स्टार क्या है, दैट लेवल ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट जहां पर आप ब्रेक इवन पॉइंट में आते हो। मैं लास्ट क्लास में काफी डिटेल्स में समझाया था। तो इसमें फॉर्मूला हो जाता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पी माइनस बी, ठीक है। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पी माइनस बी मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। भूलना नहीं है सर, समझा के रखा था लास्ट वीक का क्लास, अगर आप देखोगे हर एक चीज, ठीक है, एक एक करके समझा के रखा कि ये सब कहाँ से आया। मैं बस अभी तो आपको बस जॉट डाउन करके फॉर्मूला दिखा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे होता है। अच्छा, जब मैं आपको ब्रेक इवन पॉइंट में फाइनेंशियल लेवरेज किया था, उसका फॉर्मूला भी आपको याद होगा। उसको हम लोग ईवीआईटी स्टार कहेंगे, ठीक है। उसको हम लोग ईवीआईटी स्टार कहते थे। अब ईवीआईटी स्टार, स्टार बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है, ये सब चीज लिखा हुआ है। मैं हर एक चीज आपको बताया कि ब्रेक इवन पॉइंट कब कब होता है, कब ऑपरेटिंग ब्रेक इवन होता है, कब फाइनेंशियल ब्रेक इवन होता है, ठीक है। ये सभी चीज मैं बता के रखा आप लोगों को। तो अभी मैं और डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, तो बस आपको मैं फॉर्मूला एक बार याद दिला रहा हूँ। तो ईवीआईटी स्टार का फॉर्मूला हो जाता है आई प्लस डी पी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी, ठीक है। और इधर ये जो है टोटल लेवरेज में क्या आता है, क्यू डबल स्टार, ठीक है। क्यू डबल स्टार क्यों, बिकॉज ये सेल्स पे ऊपर डिपेंड करके टोटल लीवरेज होता है। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला इसका हो जाता है ए प्लस आई, ठीक है, प्लस ए प्लस आई प्लस डी पी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी होल डिवाइडेड बाई पी माइनस वी, ठीक है। ये सब हो जाता है ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, अगर आप भूल चुके तो प्लीज लास्ट वीक का क्लास एक बार देख लो सर, आपको तीनों ब्रेक इवन पॉइंट एकदम दिल से याद आ जाएगा, ठीक है सर। तो ये है ओवरऑल लेवरेज का फॉर्मूला, ठीक है। और आपको यहाँ पर कुछ ज़रूरी नहीं है, जस्ट मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा सर। एक्चुअली ये एडवाइस क्या है मैं आपको बताता हूँ। सो ओवरऑल कंक्लूजन, ध्यान से लिखना सर पॉइंट, ओवरऑल कंक्लूजन एंड एडवाइस, ओवरऑल कंक्लूजन एंड एडवाइस, वी नो दैट, लिखो सर, वी नो दैट बिजनेस में क्या है सर, बिजनेस का क्या है, बिजनेस में रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड इन हैंड, है ना सर। ये तो मानते होंगे आप लोग, ऐसे कहावत भी सुने हो, नो रिस्क नो गेन, नो पेन नो गेन, सुने कि नहीं सुने। हाँ, जिंदगी में थोड़ा तकलीफ नहीं उठाए तो फिर क्या जिंदगी में क्या पाओगे, ऐसे कहा जाता है कि नहीं कहा जाता। हाँ, बिजनेस करोगे थोड़ा रिस्क नहीं उठाओगे तो क्या प्रॉफिट करोगे। क्या रे प्रिया, नील बोलो, ऐसा कहावत सुने हैं कि नहीं सुने जयाउल, यस सर। है ना। तो रिस्क एंड रिटर्न
गो हैंड इन हैंड। सर एक्चुअली क्या है ना, फाइनेंस बेसिकली एक एनालिटिकल पेपर है, ठीक है, तो इसमें आपको एनालिसिस हमेशा समझना पड़ता है। तो वी नो दैट रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड इन हैंड, ठीक है, एक साथ चलता है। सो वी आर इन फेवर ऑफ, हम लोग हमेशा एनालिसिस जब भी देंगे ना बिजनेस को, सर हम लोग कौन है, सर हम लोग फाइनेंशियल गुरुज हैं, ठीक है, मतलब हम लोग जब एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, जब हम लोग किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो कंपनी हमारे ऊपर भरोसा करके रखते हैं कि हम कंपनी को फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करें, ठीक है। तो आपको फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में क्या बताना है वही आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। सो वी आर इन फेवर ऑफ moderate level of advice, no, sorry, moderate level of total risk, moderate level of total risk, मतलब neither very high nor very, बोलो सर, neither very high, मतलब इतना हाई रिस्क मत लो कि आगे उठ ही ना पाओ, अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो संभालना मुश्किल हो जाता है। तो नाइदर वेरी हाई रिस्क नॉर वेरी हाई, सॉरी नाइदर वेरी लो, पहले तो लो लिख लो, नाइदर वेरी लो नॉर वेरी हाई, नाइदर वेरी लो नॉर वेरी हाई, कोई भी चीज ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। तो मॉडरेट रिस्क लेने के लिए हमेशा बिजनेसमैन को सलाह देना चाहिए, है ना। टेक अ स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, डोंट टेक बिग स्टेप्स। कभी कभी बिजनेसमैन को ऐसा लगता है, वो हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा पॉजिटिव फील करता है, जानते हो ना, उसको लगता है कि अभी इतना पैसा फंसा लेंगे और मार्केट से फटाक खचाखच पैसा बनाएंगे, बट रियलिटी और सोच इतना एक साथ नहीं चलता। मतलब आप ऐसे सोच सकते हो, बिजनेसमैन इज लाइक अ बैट्समैन। कभी आप लोग क्रिकेट खेले हो या क्रिकेट खेला देखते हो? हाँ रे, क्रिकेट खेले हो या क्रिकेट खेला देखते हो, बोलो ना। क्या रे जियाउल, खेला भी होगा या फिर देखते भी होंगे या नहीं? यस सर। यस ना। तो देखना सर, बैट्समैन का एक माइंड सेटअप होता है, क्या होता है, उसको लगता है वो जब भी खेलने जाएगा वो हर बॉल में 4 छक्का लगाएगा। क्या ऐसा फील करता है वो? सच बताना। आप लोग भी अगर बचपन में कभी भी बैट पकड़े हो हाथ में या खेलते होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा ना कि मैं हर बॉल में 4 लगाऊंगा, हर बॉल में छक्का लगाऊंगा। या फिर अगर जब ग्राउंड के बाहर होते हैं ना कोई प्लेयर, और जो उसको लगता है यहाँ बाहर से कि मैं अगर अंदर होता ना, इस बॉल में इतना 4 लगाता, इस बॉल में इतना छक्का लगाता, ठीक है। बिजनेसमैन का भी ना ऐसा सोच चलता है कि मेरे पास पैसा होगा ना, मैं इतना बिजनेस बनाऊंगा, इतना बिजनेस करूंगा, इतना रिटर्न कमाऊंगा। बट रियलिटी और सोच में फर्क होता है। तो इस गैप को देखने के लिए आपके अंदर फाइनेंशियल रिस्क एबिलिटी को कंट्रोल करके चलना चाहिए। 4-5 रेंट लेके, 4-5 बड़ा बड़ा घर को बना के, कई बार बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर सोचते हैं कि वो तीर मार लेगा, बट सर हम लोग देख रहे हैं किस तरह से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, क्या हो रहा है सर, बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशंस का हालत देख रहे हैं ना, प्रॉब्लम में आ जा रहे हैं सर, ठीक है। बिग बाजार जैसे बिजनेस का हालत देखो, बिकॉज वो अपने रिस्क को कंट्रोल नहीं कर पाया, ठीक है। और भी है, तब ओला का हालत भी खराब हुआ है रिसेंट रन में, ठीक है। तो ऐसे वो उसका और भी काफी बिजनेस एरिया बाहर आ रहा है। बट पॉइंट इज, जैसे एक कंपनी आया था स्नैपडील बोल के, याद है सर स्नैपडील? अभी भी चल रहा है, बट एक टाइम पे फ्लिपकार्ट के साथ यस सर। एक टाइम पे फ्लिपकार्ट अमेजन के साथ इक्वल कंपटीशन में था। लेकिन क्या आज स्नैपडील इक्वल कंपटीशन में है? आप ही बताओ, नहीं है ना। तो कई बार ऐसे लगते हैं कि वो बहुत कुछ कर देगा, लेकिन फिर प्रॉब्लम में आ जाता है। सो दैट्स वाई ऑलवेज टेक मॉडरेट रिस्क, ठीक है। तो ये एक आम सलाह होता है, मतलब आम सजेशन, नॉर्मल सजेशंस। बाकी समय के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। सो हेंस द एडवाइस इज, लिखो सर, हेंस द
एडवाइस, तो बिजनेस को क्या एडवाइस रहेगा फाइनेंशियल मैनेजर का रिस्क मैटर के बारे में? इफ बिजनेस रिस्क इज हाई, क्या प्रॉब्लम है देखो, इफ बिजनेस रिस्क इज हाई, अगर बिजनेस का रिस्क हाई रहेगा, फाइनेंशियल रिस्क शुड बिलो, फाइनेंशियल रिस्क, अगर बिजनेस का रिस्क हाई है तो क्या बता रहे हैं, सुन लो सर, फाइनेंशियल रिस्क शुड बी लो। मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मतलब आप ऐसे सोचो कि ये करोड़ों का एक सजेशन है, करोड़ों का सजेशन, मतलब इस सजेशन का वैल्यू करोड़ है सर। अब कोई लेगा तो इसको समझेगा तो समझ जाएगा, और जिसको समझ नहीं आएगा वो तो इसका कोई वैल्यू नहीं कर पाएगा। इफ बिजनेस रिस्क इज हाई, फाइनेंशियल रिस्क शुड बी लो। इसका मतलब है लेस यूज ऑफ डेब्ट। अगर आपके बिजनेस में रिस्क ज्यादा है तो लोन कम लो। कुछ समझे साहब? हम्म, अरे कुछ समझ में आया? सच दैट ओवरऑल रिस्क इज मॉडरेट, ओवरऑल रिस्क इज मॉडरेट। मैं समझा देता हूँ फिर से एक बार। जैसे मानो अगर आपका बिजनेस मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत का बिजनेस नहीं है, मतलब आप ज़रूरत क्रिएट करोगे। आप बात समझो, जैसे आज के डेट में जो मॉडर्न बिजनेस आया है मार्केट में, मॉडर्न बिजनेस इन द सेंस, जैसे मानो कि एयरलाइंस अभी तो ज़रूरत के बिजनेस में आ गया, बट फिर भी मैं एग्जांपल के तौर पे क्या ले सकता हूँ, एग्जांपल के तौर पे जोमेटो ले सकता हूँ सर। जोमेटो, जैसे मानो जोमेटो, अच्छा क्या लगता है जोमेटो का बिजनेस रिस्क हाई है कि लो है? सर टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस है, ठीक है, ये बेसिकली क्लाइंट को जुगाड़ करते हैं। जोमेटो लास्ट कुछ दिनों से, कुछ सालों से जिस तरह से मतलब मुंह के बल गिरा है, देखने लायक सिचुएशन है सर। ठीक है, लास्ट एक साल से, ठीक है, लास्ट 1 ईयर में 169 हाईएस्ट था, लगातार गिरे जा रहा है सर, लगातार गिरे जा रहा है। ठीक है सर, वो अलग बात, लेकिन आपको इसका फाइनेंशियल दिखाता हूँ, फटाफट देखो। अभी भी इसका प्रॉफिट मेकिंग नहीं है सर, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सर अभी भी इसका प्रॉफिट बनने में समय लगेगा, देख पा रहे हैं सर आप लोग? अर्निंग पर शेयर अभी भी नेगेटिव है, लेकिन हाँ पहले से बेहतर हुआ है। एक लास्ट ईयर तो सर 23,000 अर्निंग पर शेयर नेगेटिव था, वहां से -1.67 में आया है, ये अच्छा बात है। बट अभी ये हाई रिस्क बिजनेस है। हाई रिस्क क्यों? बिकॉज सर ये बेसिकली डिजिटल बेस्ड बिजनेस है, बहुत टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड खर्चा है इसका। ठीक है, मैन पावर बहुत चाहिए इसको, मतलब चलेगा तो बहुत दूर तक जाएगा, लेकिन अगर इसका ऐसे हालत में ज़रूरत से ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन आ जाए ना, तो ये बहुत मुश्किल में पड़ सकता है। तो इसको लो यूज़ ऑफ डेब्ट करके काम करना चाहिए। ठीक है, मतलब ये बहुत ही हाई रिस्क कैटेगरी बिजनेस में आता है। लेकिन हाँ, अगर ये इसको अपने आप को सेल्फ बिल्ड करते हैं, टेक्नोलॉजी पे काम करता है, मैनेजमेंट में बहुत इनको खर्चा करना पड़ता है, मैन पावर बहुत चाहिए, डिलीवरी का काम है ना सर। जोमेटो का मेनली क्या है, रेस्टोरेंट से खाना उठाओ और घर घर में डिलीवरी करो, है ना। तो डिलीवरी के लिए मैन पावर बहुत चाहिए, ठीक है, तो खर्चा बहुत है इनको। तो अगर ज़रूरत से ज़्यादा डेप्ट हो जाए ना, और अगर मार्केट से बिजनेस नहीं मिला ना, तो मुश्किल हो जाएगा। अब इसका बैलेंस शीट चेक कर सकते हो, लुक एट सर, इसका करंट लायबिलिटी देखो, इसका करंट लायबिलिटी देखो आप, करंट लायबिलिटी इनका 517 करोड़ का करंट लायबिलिटी है इसका भी, मतलब एक साल के अंदर इतना लोन चुकाना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी अगर आप देखोगे तो 92 करोड़ के आसपास का है। ऐसे इसका एसेट सिनेरियो बेहतर है, 4,000 4,500 करोड़ के आसपास का इसका करंट एसेट्स है। लॉन्ग टर्म एसेट्स मतलब नॉन करंट एसेट्स भी 4,000 4,500 करोड़ के आसपास का है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो लोन बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अगर बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करने में प्रॉब्लम में आता है ना, तो ये 500 करोड़ लोन भी दिक्कत करेगा, और समय के साथ साथ प्रॉब्लम बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये समझना पड़ेगा आपको कि आपका बिजनेस कितना रिस्क कैटेगरीज में आते हैं। अगर बहुत ज़्यादा रिस्क है आपके बिजनेस में, ठीक है, हाँ हो सकता है प्रॉफिट बहुत देगा, लेकिन अगर रिस्क हाई है तो लो डेप्ट यूज करो सर,
लो डेप्ट यूज करो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप मॉडरेट बना सकते हो बिजनेस को। सेकेंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन देने जा रहा है सर। सर अगर आपके बिजनेस रिस्क लो है, ठीक है, इफ बिजनेस रिस्क इज लो, ऐसे मानो अगर आप एक सिंपल ग्रोसरी शॉप या फिर बहुत ही नेसेसिटी प्रोडक्ट का बिजनेस करने जा रहे हो, ठीक है, जिसका मार्केट में चलेगा सर, हाई प्रॉफिट शायद नहीं होगा, बट आपका बिजनेस में लॉस सिचुएशंस क्रिएट होना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। प्रॉफिट रहेगा, बहुत हाई प्रॉफिट ना भी हो, प्रॉफिट रहेगा। इफ बिजनेस रिस्क इज लो तो फाइनेंशियल रिस्क आप ज्यादा ले सकते हो, फाइनेंशियल रिस्क शुड बी हाई। मतलब अगर आप लोन ले लोगे ना तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इन ऐसे केसेस में आप ग्रेटर यूज ऑफ डेब्ट कर सकते हो, ग्रेटर यूज ऑफ डेब्ट कर सकते हो। मतलब अगर आप लोन लेते हो तो वो लेने में कोई प्रॉब्लम ज़्यादा है नहीं, सच दैट ओवरऑल रिस्क इज मॉडरेट। मतलब ऐसा करो कि ओवरऑल रिस्क मॉडरेट लेवल में आ जाए, ठीक है। नेसेसिटी बिजनेस, ग्रोसरी बिजनेस, ठीक है, या फिर जो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स जिसका मार्केट में बहुत ज़्यादा नीड हो, बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो ये ऐसा बिजनेस अगर मार्केट में आता है तो इनको लोन लेने में दिक्कत नहीं है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये बेसिकली एफएमसीजी प्रोडक्ट के लिए जाने जाते हैं। ये सुन लो, हेलो, क्या आप लोग कनेक्टेड हो? मुझे जियाउल प्रिया का आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रहा है बहुत देर से। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर सर, हाँ, ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब नेसेसरी प्रोडक्ट का मार्केट चलाता है। इस बिजनेस का अगर आप फाइनेंशियल्स देखें करेंटली, तो इसका फाइनेंशियल्स में आप देख सकते हो कि इसका लोन अगर है ना, करंट लाइबिलिटी देखो 11,000 करोड़ का, ठीक है, करंट एसेट्स है 14,000 करोड़ का, बट इसका लॉन्ग टर्म एसेट्स बहुत ज़्यादा है 54,000 करोड़ का, ठीक है, और इसका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी 9,000 करोड़ का। तो एसेट इसके पास बहुत है, ठीक है। सो जिस हिसाब से एसेट्स है उस हिसाब से इसका नेसेसिटी प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, ठीक है। इस हिसाब से अगर इसका लोन रहेगा भी ना, 11,000 12,000 करोड़ का लोन इतना बड़ा डील नहीं है, ठीक है। तो समझना पड़ता है बिजनेस के कैरेक्टर के ऊपर कि आपका बिजनेस रिस्क कैटेगरी में है कि नॉन रिस्क कैटेगरी में है, ठीक है। तो बिजनेस रिस्क हाई होने से आप लोन कम लेना, बिजनेस रिस्क लो होने से आप हाई डेब्ट लेना, ताकि आपका अल्टीमेटली मॉडरेट रिस्क का जो कॉन्सेप्ट है वो मैनेज हो जाए। क्या आपको बात समझ में आ रहा है रे बाबू? बोलो रे। आप लोगों का हाँ ना इम्पोर्टेंट है तो है कभी कभी मेरे लिए बहुत ज्यादा। यस सर। प्लीज टेल मी सर। ओके, क्या जियाउल को कनेक्शन हुआ? कि जियाउल, प्रिया, आप लोग हो कि नहीं? किसी का आवाज बिल्कुल नहीं है, जियाउल नहीं है, प्रिया कनेक्टेड है कि नहीं? ओके सर, ठीक है, चलो। अच्छा, तो फिर हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हम लोग अभी क्या करेंगे सर? क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नील, यस सर। क्वेश्चन करना है, चलो। ओके सर, क्या क्वेश्चन करना है मुझे भी नहीं पता, मैं देख रहा हूँ क्या क्वेश्चन करना है। ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं सर, गुड क्वेश्चन। सर गुड क्वेश्चन, चलो। क्या स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? अल्फा बीटा, हाँ नील, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि नहीं? यस सर। ओके, तो जस्ट लुक एट हियर सर। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको दो कंपनी का डेटा दिया, कंपनी अल्फा का डेटा दिया और कंपनी बीटा का डेटा दिया। बीटा गिवन फॉर योर कंसिडरेशन, तो इसको डिटेल्स में दिया आपके सामने, कुछ डिटेल्स है कंपनी अल्फा कंपनी बीटा। सर इक्विटी कैपिटल, नील ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है, ठीक है, चाहे सी एस CMA का एग्जाम हो या फिर चाहे कॉलेज का एग्जाम हो या MBA का एग्जाम हो, ठीक है। इट्स अ वेरी पॉपुलर टाइप क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है बट बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और इजी भी है, लेकिन करना कैसे है ये थोड़ा देख लो। सर अल्फा और बीटा, इसका इक्विटी कैपिटल देखो, कंपनी के पास कितना कैपिटल, इक्विटी कैपिटल है, इसका 6 लाख है, इसका 3.5 लाख है, ठीक है। फिर इसका 12% डिवेंचर देखो, मतलब मार्केट से 12% रेट में लोन लिया है,
इसने 4 लाख लोन लिया, इसने 6.5 लाख लोन लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। सर इसका आउटपुट मतलब मार्केट में जो इसका प्रोडक्ट का सेल होता है पर एनम वो 60,000 करके होता है यूनिट्स, ठीक है, और ये 15,000 यूनिट सेल करता है। सेलिंग प्राइस दे दिया, इसका 30 है, इसका 250 पर यूनिट का है। सर इसका मार्केट में मतलब बिजनेस चलाने के लिए फिक्स्ड जो खर्चा है वो 7 लाख का होता है, और इसका बिजनेस चलाने में 14 लाख का खर्चा होता है। इसका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के बेसिस में ₹10 करके हैं, और इसका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के बेसिस में 75 करके है, ठीक है। हाँ रे, इतना समझ में आ गया। अगर ये डेटा आपको गिवन है तो आपको अभी क्या करने के लिए बोलेगा जानते हो सर? ये अभी पूछेगा आपको कि बताओ सर ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है, फाइनेंशियल लेवरेज क्या है, और कंबाइंड लेवरेज ऑफ अल्फा एंड बीटा कंपनीज, ठीक है। समझ गए? बोलो नील, बॉल बुझते पारली, क्वेश्चनটা বুঝতে পারলে आंसरটাও করতে পারবো। Yes, sir. अब इसको कैसे सॉल्व होगा सर? फॉर्मेट के वैसे करेंगे, मतलब फॉर्मेट मतलब रट्टा लगाने वाला फॉर्मेट नहीं, कॉमन सेंस वाला फॉर्मेट। अकाउंट्स में फॉर्मेट होता है, एफएम का कोई फॉर्मेट नहीं होता, ठीक है, मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ, एफएम का कोई फॉर्मेट नहीं होता। एफएम आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बस ऐसे करो ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए, बस इतना बात है, और कुछ नहीं। क्या बीच बीच में प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो चलो सर, पेन एंड कॉपी रेडी, पेपर पे आ जाते हैं। चलो तो कैसे सॉल्व करें इसको? लेवरेज क्वेश्चन 1 आंसर। क्वेश्चन देखते रहना, क्वेश्चन तो आपको वो ऑलरेडी समझा दिया, अब बस इसको कैसे करना है ये कर लो, फिर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, वो घर पे ट्राई करके मेरे को आंसर शेयर करना। अच्छा सर, एक पर्टिकुलर बनाओ नील, एक पर्टिकुलर बना लो सर, पर्टिकुलर सबको बोल रहा हूँ, एक पर्टिकुलर बनाना सर, और एक अल्फा का हेड बनाना, और एक बीटा का हेड बनाना। तो क्या बना दिया सर? अल्फा और बीटा, ठीक है। तो अल्फा बना, पर्टिकुलर बना, बीटा बना। अब आपको क्या करना है सर? ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको जो डेटा पता है उसको पहले पुट कर देना है, और सारा कॉन्सेप्ट को आपको ABCD कॉन्सेप्ट में करते जाना है। जैसे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सबसे पहले आपको क्या करना है सर? सबसे पहले ना आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करना है। सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला क्या है, ये आप लोग कॉस्टिंग में भी पढ़ते हो, और मैंने आपको लेवरेज में भी करा के रखा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आता है? हाँ सर, यहाँ पर आप सेलिंग प्राइस देख सकते हो, वेरिएबल प्राइस पर यूनिट भी देख पाते हो। क्या रे, दिखाई दे रहा है कि नहीं? हेलो प्लीज बताइएगा सर। आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी दिख रहा है, और आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी दिखाई दे रहा है, ये सर नो? तो सर हम लोग को पता है ना, सेल्स लेस Yes, sir. वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, है ना? तो हो गया ना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेल पर यूनिट दिया, कंट्रीब्यूशन भी पर यूनिट दिया, तो ऑटोमेटिक सॉरी वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट दिया। तो आपको क्या करना है, पहले सेल को पुट करो, ठीक है, पहले सेल प्राइस पर यूनिट को पुट करना है, और फिर उसको अगर आप चाहते तो एक दो स्टेप ज़्यादा कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर और ज़्यादा स्टेप्स नहीं किया, आंखों देखी तो हो रहा है 30 - 10, है ना? तो मैं जस्ट यहाँ पर पुट कर दूंगा, मैं जस्ट यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो 30 - 10 करके अल्फा का कंट्रीब्यूशन हो जाता है 20, और बीटा का कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? बीटा का कंट्रीब्यूशन तो 250 - 75, ठीक है, 250 - 75 है, तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो 250 - 75 करने से हो जाता है 175, ठीक है, तो 175 हो जाएगा बीटा का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो कैलकुलेट कर लिए सर, अब आगे का काम है सर आउटपुट, मतलब बेसिकली हमें पहुंचना है कंट्रीब्यूशन तक। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से काम नहीं चलेगा, कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है।
आउटपुट मतलब कंपनी ने कितना सेल कर रहा है, कितना प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए कंपनी ने यूनिट बता दिया, ठीक है। अल्फा 60,000 यूनिट सेल कर रहा है और बीटा 15,000 यूनिट सेल कर रहा है। सर अगर हमें पता है कि सेल प्राइस कितना कर गए हैं, मतलब आउटपुट कितना कर रहा है, तो आउटपुट को अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन के साथ इंटू कर दे, ठीक है, अगर आउटपुट को कंट्रीब्यूशन के साथ इंटू कर दे तो हमें पता चल जाएगा ना कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, क्या सही कि नहीं। अगर हमें पता है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में कितना कंट्रीब्यूशन है, मतलब एक एक प्रोडक्ट बेच के कंपनी को कितना प्रॉफिट आ रहा है, सिंपल बात है सर। तो कंपनी को टोटल कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है ये तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपका कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए, अच्छा आउटपुट आपको पता है इसका 60,000 और इसका 15,000, जस्ट मैंने पुट कर दिया, ठीक है ना। अब कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा सर, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ही है कंट्रीब्यूशन के साथ मतलब सेल इनटू क्वांटिटी, क्वांटिटी आउटपुट क्वांटिटी है, क्वांटिटी के साथ पर यूनिट को इंटू करना है। तो ए इंटू बी, सिंपल काम है सर, ठीक है, ए इंटू बी करना है। तो ए इंटू बी करेंगे तो हमें मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। तो 60,000 के साथ नील समझ में आ रहा है ना, 60,000 इंटू 20 यस एंड सर। 15,000 इंटू 175। तो 60,000 इंटू 20 एंड 15,000 इंटू 175 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 12 लाख, 12 लाख अल्फा। और ये हो जाएगा करके देखो एक बार, 26,25,000 आ रहा है मेरा। 26,25,000। थैंक यू सर, ठीक है 26,25,000। तो ये कंट्रीब्यूशन निकल गया। पार्ट नंबर डी में आ जाओ सर। पार्ट नंबर डी में आपको क्या करना है सर, कंट्रीब्यूशन से क्या करना पड़ता है, फिक्स कॉस्ट को हटाना पड़ता है। तो आपको ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कितना है ये देखना पड़ेगा, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। सर इसके लिए फिर से एक बार देखेंगे प्रोजेक्ट में कि हमारा कितना फाइनेंशियल डिसीजन दिया गया है। फिक्स कॉस्ट पर एनम सर अल्फा के बिजनेस में 7 लाख का है और बीटा के बिजनेस में 14 लाख का है, दिखाई दे रहा है ना। तो बस इसको पुट करो ना सर, काम क्या है, बस पुट करने का खेला है और एबीसीडी देते रहना है प्रॉपरली। हाँ एबीसीडी प्रॉपरली मेंटेन करोगे ना तो न्यूमेरिकली अगर आप ठीक ठाक सीरियल मेंटेन करोगे तो आपको सुविधा होता है। तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट दिस वन इज 7 लाख एंड दिस वन इज 14 लाख, ठीक है ओके। अच्छा आगे बात बढ़ाते हैं और बात को और आगे बढ़ाते हैं। तो सर माइनस करेंगे ना, हेलो, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, अरे ईबीआईटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ इतना सारा कंपनी का दिखाया आपको, अगर आप अपने कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट को लेस कर देते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको ईबीआईटी या ईबीआईटी मिलता है। डिप्रिसिएशन माइनस किया ना, देखो क्या मिला, ईबीआईटी मिला, ये सर नो, ठीक है। अब मार्केट में कोई भी कंपनी एनालाइज करो, ठीक है, कोई भी स्टॉक मार्केट कंपनी का डेटा लो उठाओ, आप आराम से डिटेल्स को देख सकते हो। तो ये आपका ईबीआईटी है, मतलब ये दैट काइंड ऑफ प्रॉफिट जो इंटरेस्ट ऑन टैक्स देने से पहले कंपनी को होता है, ठीक है। तो बस को पुट करना है। तो 12 लाख से 7 लाख माइनस करने से कितना ईबीआईटी आएगा रे, हेलो, ई ईबीआईटी, ईबीआईटी हो 5 गया लाख। आपका, थैंक यू सर। अच्छा कैसे आया, सी माइनस डी पॉइंट करके आ गया, ठीक है। तो दिस वन बिकम्स 5 लाख, ये 5 लाख हो गया और ये हो जाएगा आपका 26,25,000 से 14 लाख माइनस करना है तो कितना हो जाएगा 12,25,000। 12,25,000। चलो सर बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। ईबीआईटी निकल गया सर, ईबीआईटी निकलने के बाद आपको इंटरेस्ट माइनस करना चाहिए, है ना। तो चलो सर माइनस करते हैं इंटरेस्ट जो बैंक को देना पड़ता है आपको। तो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो कंपनी को सबसे पहले अपना अर्निंग से बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का लोन का इंटरेस्ट भरना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे ही वो अपना इंटरेस्ट एक्सपेंस भर देगा उसके बाद ही वो अपना ईबीटी मिलेगा और फिर जाके वो सरकार को टैक्स देगा। तो हमारे क्वेश्चन में इंटरेस्ट का क्या हिसाब दिखाया था, 12% डिवेंचर 4 लाख करके और 6.5 लाख का डिवेंचर 12% करके। हाँ तो बताओ सर अल्फा का कितना होता है और बट बीटा का कितना होता है, जल्दी बोलो।
4 लाख का 12%, 6.5 लाख का 12%, कितना इंटरेस्ट भरेगा? 48,000 ना, 12% ऑफ 4 लाख, ये सर नो, नील बोलो। और इधर कितना आएगा? 12% ऑफ 6,50,000, कितना होता है? 6.5 लाख का 12% कितना हो जाएगा सर, बोलो सर। 78,000 आएगा, करके देखो, मेरा तो यही आ रहा है। तो आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस इतना Yes भरना sir, पड़ेगा। 78,000. थैंक यू सर। तो EBIT से इंटरेस्ट चला गया, ठीक है। अब जैसे आपने इंटरेस्ट दे दिया, नेक्स्ट काम क्या है आपका? जी, जी में क्या करोगे? EBIT से इंटरेस्ट जाने के बाद क्या बचता है? EBIT से इंटरेस्ट जाने के बाद क्या बचेगा, बोलो? PBT बचेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स और अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है। तो चलो माइनस कर देते हैं। PBT, सॉरी, PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा? E माइनस एफ करके, मतलब EBIT से इंटरेस्ट हटा के, ठीक है। EBIT से इंटरेस्ट हटा दोगे तो PBT आ जाएगा। तो E माइनस एफ कर लो, आपको मिल जाएगा PBT। तो कितना हो रहा है? 4 लाख, ये देखो सर, 5 लाख से 48,000 माइनस करो 5 लाख से 48,000, तो आपका हो जाता है 4,52,000, ठीक है। 4,52,000। तो ये हो गया आपका अल्फा का। बीटा का क्या होगा? 12 लाख, 12,25,000 से 78,000 को माइनस करो, कितना आएगा? 11,47,000. 11,47,000। थैंक यू सर। अच्छा, जैसे PBT आ जाता है, अब सरकार बोलता है कि भाई हमारा टैक्स दो, तो सरकार को टैक्स देना है यहाँ से। तो टैक्स रेट नॉर्मली क्या होता है? यहाँ पर कुछ बोला है क्या टैक्स रेट के बारे में? अच्छा सर, हमें यहाँ पर क्या क्या पूछा है? पैट के बारे में नहीं पूछा, तो हम लोग पैट के और जाएंगे नहीं। हमें ऑपरेटिंग लेवरेज पूछा गया, हमें फाइनेंशियल लेवरेज पूछा गया, हमें कंबाइंड लेवरेज पूछा गया। सर जो क्वेश्चंस हमारे हमको पूछा गया, वो सारा डिटेल्स हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अभी और पैट की तरफ जाने का ज़रूरत नहीं है, हम इसी से कैलकुलेशन कर लेंगे जो जो हमें इस क्वेश्चन ने पूछा है, बिकॉज वी नो ऑल द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रिक्वायर्ड डिटेल्स। सो सबसे पहले आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज पूछा गया है सर, है ना। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, दैट इज DOL। फिर आपको पूछा है DFL, और फिर आपको पूछा है DCL और DTL, ठीक है। तो DTL, DCL और DTL क्या होता है ये देखना जरूरी है। तो DOL क्या है सर? DOL मतलब, DOL ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब, बोलो। अभी अभी फॉर्मूला सिखाए थे 2 मिनट पहले, क्या फॉर्मूला सिखाया अभी? इसीलिए तो शुरू में, स्टार्टिंग क्लास में आपको क्या सिखा रहा था मैं? समरी बता रहा था ना। कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, दिखाई दे रहा है ना? Yes इसका sir. है, इसका है EBIT बाय PBT, और इसका है कंट्रीब्यूशन बाय PBT, ठीक है। आते हैं सर, ठीक है, एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले और क्या करना चाहिए? सबसे पहले DOL कैलकुलेट कर लेना चाहिए, और DOL के लिए हमें जो चाहिए दैट इज C/E। C/E मतलब, C/E मतलब C पॉइंट में जो डेटा है देख लो आप। C में क्या है? कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो कितना कंट्रीब्यूशन है आपका? अल्फा का 12 लाख और इसका 26,50,000। सो व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? C। और E मतलब, E मतलब देख लो EBIT, तो कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, दिस इज द फॉर्मूला, है ना। तो C/E कर दिया, ठीक है। आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। तो जस्ट पुट करो और आंसर निकालो। C/E जो आपका डेटा है वहां से माइंड डिवाइड करके आंसर निकालो। 12 लाख बाई 5 लाख,
कितना हो रहा है? 2.4। ठीक है, दिस इज योर अल्फा का ड्यूअल। बीटा का ड्यूअल बताओ सर। 2.14। थैंक यू सर। 2.14। सर ये हो गया ड्यूअल। अब बात कर लेते हैं डीएफएल का। आई DFL, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। सर फाइनेंशियल लेवरेज के लिए क्या चाहिए? EBIT बाई PBT चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड है क्या? क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड है क्या? नहीं है, है ना? तो फिर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली E/G करना। E में आपको मिल जाएगा EBIT और G में आपको मिल जाएगा PBT। ठीक है, तो EBIT बाई PBT। यार, और जैसे ही प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होता है तो आप डायरेक्टली EBIT बाई PBT कर सकते हो, और अगर प्रेफरेंस डिविडेंड रहेगा तो आपको थोड़ा फॉर्मूला तोड़ के करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको सिखाया। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में भी और आज भी मैंने फॉर्मूला में लिखा है। तो बताइए सर कितना होगा? बोलिए। अल्फा का कितना हो अल्फा रहा? 1.10। अल्फा 1.10 और 11। 0 के बाद 5 से ज़्यादा है, चेक करो। 1.11 হবে, রাউন্ড অফ হয়ে যাবে। राउंड अप। और इसका 1 पॉइंट 1.1 1.1। ठीक से देखो सब। EBIT पे 1.06 আসছে। हाँ 1.07 होगा। 1.07 होगा। 6 के बाद 5 से ज़्यादा है, देख। यस सर। तो 1.07। ठीक है, ये आपका हो गया DFL। ठीक है, तो अभी बचा क्या फिर? DTL। GHIJ। जे पॉइंट में आप DTL कैलकुलेट कर लो, डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज, या फिर आप इसको DCL भी बोल सकते हो। सर इसका फॉर्मूला क्या है? सर इसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन बाय PBT, जिसको हम लोग C/G पॉइंट के थ्रू से भी कर सकते हैं। C में क्या है? C में आपको, C पॉइंट में आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा और G पॉइंट में आपको PBT मिल जाएगा, तो कंट्रीब्यूशन बाय PBT। ठीक है, अब बता दो सर क्या होगा DTL? सर ये वाला हो रहा है मेरा 2.65 और ये 2.65 एंड 2.28। 2.29। ठीक से देखो थोड़ा, अगर 8 के बाद 5 से यस सर, ज़्यादा है तो 2.29। 2.29। ठीक है, बस इतना ही करना है। CSE CMA के एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन नॉर्मली 2-3 मार्क्स 4 मार्क्स रहेगा। बीकॉम लेवल में तो कई बार ये सब क्वेश्चन मतलब 5 या 7-8 मार्क्स भी दे देता है पर क्वेश्चन के हिसाब से। DOL निकालने का 2 नंबर, DFL का 2 नंबर, DTL का 2 नंबर। ठीक है, और एनालिसिस देने का 2 नंबर। कई बार 6 से 7 नंबर भी ऐसे क्वेश्चंस में पूछ लेता है पर क्वेश्चन के हिसाब से, कई बार 1-1 करके भी पूछता है। तो ये डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन पूछता है मार्किंग सिस्टम के ऊपर। बट सर आंसर हो गया। ठीक है, आंसर हो गया सर। बोलो सर, समझ में आया? समझ में आ गया ना? यस सर। क्या रहता है कैसा? सर अगर ये वाला क्वेश्चन समझ में आया तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी आ जाना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उससे भी बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल ऑफ है, बट आपको मैं ज़रूर करने के लिए बोलूँगा। अगर आप ये सॉल्व कर देते हो तो काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन माना जाता है। महादेव लिमिटेड। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो तो समझ में आएगा। सर महादेव लिमिटेड इज कंसिडरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ ए न्यू प्रोजेक्ट। ये एक न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेगा जिसका कॉस्टिंग है
80 लाख का। कितना का? हाँ सर, कितने का? 80 लाख। न्यू प्रोजेक्ट lakh. कॉस्ट, न्यू प्रोजेक्ट में इनका खर्चा हो जाएगा 80 लाख का। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। नाउ कॉन्सेप्ट क्या है सर? एक्सपेक्टेड एनुअल सेल्स and revenue from the project is 90 lakh and its variable cost are 60% of sales। ठीक है, तो आपके बिजनेस में जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जनरेट होगा वो 90 लाख का है और उसका वेरिएबल कॉस्ट है 60% ऑफ सेल्स। एक्सपेक्टेड एनुअल फिक्स कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट इज 10 lakh। कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 30%। कंपनी वांट्स टू अरेंज द फंड्स थ्रू इशू ऑफ 4 लाख इक्विटी शेयर। कंपनी चाहता है कि वो 4 लाख इक्विटी शेयर्स 10% करके एंड 12% डिवेंचर 40 लाख, ठीक है, 12% रेट में 40 लाख का डिवेंचर इशू करना चाहता है। ठीक है, समझ में? 4 लाख इक्विटी 10% करके कितना होता है? 40 लाख। और 40 लाख डिवेंचर, तो 40 लाख और उधर 40 लाख, 80 लाख। लेकिन डिवेंचर के लिए क्या है? इंटरेस्ट है। इक्विटी को तो कोई इंटरेस्ट का मैटर नहीं है, कंपनी प्रॉफिट करेगा तो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देता है, तो उसका कोई परसेंटेज तो ऐसा होता नहीं, जो आपको मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर काफी डिटेल्स में समझा के रखा। तो ये कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर दे दिया। ठीक है, अभी आपको पूछ रहा है कि सर बताओ इस बिजनेस में ऑपरेटिंग रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, कंबाइंड रिस्क एंड अर्निंग पर शेयर कितना होगा? नील, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? Yes sir. ठीक है, अभी क्लास में करेगा कि होमवर्क करेगा? बोल। Sir, class है कोड़ी? कोरी, ओके चलो तब कोरी। चलो सर, क्वेश्चन 2, पर्टिकुलर्स। सिमिलर पैटर्न में होगा बट थोड़ा सा मॉडिफाई हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, है ना? सर यहाँ पर एक ही कंपनी है कि दो कंपनी है? एक ही कंपनी है ना, महादेव लिमिटेड। ठीक है, Sir, अच्छा कंपनी, company. हाँ सर एक ही कंपनी है तो एक कॉलम में ही काम बन जाएगा सर। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर का कॉलम बना लो और दूसरा अमाउंट का कॉलम बना लो। लेकिन बेसिकली खेल जो है वो तो दिमाग में है। ठीक है, आपको पैटर्न समझना चाहिए। सर हर एक बिजनेस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? सेल्स। ठीक है, तो थोड़ा लिख लेते हैं सेल्स। ऐसे कंट्रीब्यूशन से डायरेक्ट कर सकते हैं, पर ठीक है क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है तो सेल्स पुट कर लेते हैं, बिकॉज ये उतना ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग थोड़ा सा पुट करके कर लेते हैं। बताओ सर, कितना एक्सपेक्ट कर रहा है सेल्स महादेव? एक्सपेक्टेड सेल कितना, कितना एक्सपेक्ट कर रहा है? सेल कितना होगा? 90 लाख का ना? हेलो, Yes sir, 90 lakh. तो सेल्स 90 लाख। ठीक है, वेरी गुड सर। अच्छा, सेल्स 90 लाख का, यहाँ से सेल्स अगर 90 लाख है, सर अगर सेल्स 90 लाख है तो क्या कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा? क्या हम लोग यहाँ से कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं? क्वेश्चन में और एक इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। सेल्स अगर आपको पता है तो क्या कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर पाओगे? सर यस कर पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको वेरिएबल कॉस्ट पता होना चाहिए। सर क्वेश्चन में बोला है वेरिएबल कॉस्ट आर 60% ऑफ सेल्स, तो सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स अगर 90 लाख का है और वेरिएबल कॉस्ट अगर इसका 60% है तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? बोलो। सर कंट्रीब्यूशन 40% होगा कि नहीं होगा? बोलो। वेरिएबल कॉस्ट अगर 60 है तो कंट्रीब्यूशन कितना? 40। Yes sir, 50%. 40% है ना, सिंपल कॉमन सेंस लगाना। तो 90 लाख का 40% कितना हो जाएगा?
90 लाख का 40% कितना हो जाएगा? 3,60,000। ये सर नो हो गया सर। सर ठीक है 36 लाख। ओ सॉरी 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 सर, यू आर राइट सर, यू आर राइट। 90 लाख का 40% 36 लाख, और एक जीरो ज्यादा होगा। सही किया ना अभी? हाँ, ये वाला कॉमा हट जाएगा। 36 लाख, सॉरी सर। ठीक है, अच्छा। तो कंट्रीब्यूशन जब निकल जाता है, बहुत सारा काम हो गया ना, बिकॉज ड्यूएल के लिए, डीटीएल ड्यूएल डीएफएल के लिए कंट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा चीज़ है। तो ये हो गया सर। फिक्स्ड कॉस्ट, क्या क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है? ऑपरेटिंग एफसी, बता अनिल, फिक्स्ड कॉस्ट कहाँ है? एक्सपेक्टेड एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट इज 10 लाख, बोला कि नहीं बोला? 10 लाख। 10 लाख। तो फिक्स कॉस्ट बिजनेस में 10 लाख का है, पुट करो। हो गया। अच्छा, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट को लेस कर देंगे तो क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू ईबीआईटी सर, ईबीआईटी यहाँ पर लिख लो, बी माइनस सी। कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट हटाने से ईबीआईटी मिलता है। फाइनेंशियल, ये जो फाइनेंस का जो ये इनकम स्टेटमेंट का पोएट्री है, ये मैं बहुत जगह में बार बार बोलता रहता हूँ, ठीक है, दिमाग में ना बिठा लेना सर। तो बी माइनस सी, 36 लाख माइनस 10 लाख 26 लाख, ठीक है, ओके। तो ईबीआईटी हो गया। ई, ईबीआईटी से सबसे पहले क्या जाएगा बताओ? इंटरेस्ट। थैंक यू सर। इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस हो जाएगा। कितना है इंटरेस्ट एक्सपेंस? 40 लाख का 12%, 12%। तो 40 का 12% जितना होता है, फटाफट बताओ। 12% ऑफ 40 लाख, 4,80,000। 4,80,000, इसको ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है सर, बोलो। सारा सारा चीज माइनस होते होते 26 लाख, 26 लाख से 4,80,000 चला जाएगा, बिकॉज हमें क्या मिलेगा? ई पॉइंट में सी, ए बी सी डी ई एफ, एफ में क्या मिल जाएगा हमें? सर एफ में हमें सर पीबीटी मिलेगा, पीबीटी। पीबीटी। पीबीआईटी से इंटरेस्ट चला गया, तो जो बचा दैट इज पीबीटी। पीबीटी कितना है? 26 लाख माइनस 4,80,000, कितना हो जाएगा? सर 21,20,000 हो जाएगा। 21,20,000। ठीक है, तो पीबीटी निकल गया। ये भी एक अनदर वाइटल इंफॉर्मेशन है फॉर आवर ड्यूएल डीटीएल डीएफएल। चलो सर, अच्छा चल रहा है हमारा। पीएफजी, सर जी पॉइंट में चलते हैं। सर हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में अर्निंग पर शेयर पूछा है ना। इन दिस क्वेश्चन दे आल्सो आस्क ईपीएस। तो सर ईपीएस जब पूछ लेता है ना क्वेश्चन, तो सर आपको पैट निकालना ही पड़ेगा। ये देखो, जैसे जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनेंशियल स्टॉक मार्केट में, ठीक है, ईपीएस हिंदुस्तान यूनिलीवर का अर्निंग पर शेयर 37.79 है लेटेस्ट का, 2021-22 का। उससे पहले 35 था। तो ये बेसिकली नेट इनकम पे आता है, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पीबीटी से टैक्स चला गया तो क्या आया? जब बिजनेस पीबीटी से टैक्स दे देता है तो क्या बचता है? पैट। पैट मीन्स, पैट मीन्स नेट इनकम, समझे? ठीक है, और जो भी आपका पैट होगा उसको जब आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दोगे तो आपका ईपीएस आएगा। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो पैट से दिया जाएगा, और अगर प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ मेंशन नहीं है तो आप वो सारा का सारा इक्विटी को ही डिवाइड कर देना, समझे? हेलो, यस सर। तो जी पॉइंट में पैट कैलकुलेट कर लो ना सर। सर पैट कितना होगा?
ये भी क्वेश्चन में बहुत इजीली पता चल जाता है। सर क्वेश्चन में बोला है देखो कॉर्पोरेट टैक्स मतलब सर कंपनी जो चलेगा इसका कॉर्पोरेट टैक्स है 30%। तो सर अगर सरकार को प्रॉफिट का 30% दे दोगे तो बचेगा कितना? इफ यू प्रोवाइड टैक्स 30% टू द गवर्नमेंट देन हाउ मच यू कैन सेव, या फिर हाउ मच यू कैन बैलेंस कितना पड़ा रहेगा आपके पास? If you give 30% tax to the government, then how much you can earn? पैट कितना होगा 70%. आपका? बस यही तो कॉमन सेंस लगाओ। ठीक है, बहुत बार आप देखोगे कि वो क्या करेगा, पैट से टैक्स लेस करेगा, फिर पीबीटी से टैक्स लेस करेगा, फिर पैट बताएगा। जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पर 70% ऑफ पीबीटी पुट कर लो। पीबीटी कितना है? 21,20,000 ना, तो 70% ऑफ 21,20,000 कर लो, पैट निकल जाएगा। बोलो सर कितना होगा? कितना सर? सर मेरा हो रहा है 14,84,000। चेक कर लीजिएगा एक बार। 14,84,000। नील, Yes, sir. 14,84,000. थैंक यू सर। अच्छा, तो जी हो गया। सर एच, सर एच में सर पैड निकल गया ना, तो नंबर ऑफ शेयर कितना है वो पता चल जाना चाहिए, बिकॉज ईपीएस निकाल लेंगे। सर इसके पास 40 लाख इक्विटी शेयर्स हैं 10% करके, तो नंबर ऑफ शेयर कितना होगा? 40 लाख को 10 से डिवाइड कर दो, कितना शेयर होता है? नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा? 4 लाख, है ना? टोटल कैपिटल को जब आप नंबर ऑफ शेयर प्राइस से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ शेयर मिल जाएगा। यस और नो? Yes, sir. है ना, सिंपल है, सिंपल। टीपीएस कैसे आएगा? जी बाई एच करके, तो जी कितना है? पैट है, ठीक है। अच्छा सॉरी, एक सेकेंड, ईपीएस ईपीएस से पहले आपको नंबर ऑफ शेयर लिख लेना चाहिए, सॉरी। तो नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा? 4 लाख, ठीक है। 4 लाख कैसे आया मैंने आपको दिखा दिया। 40 लाख टोटल कैपिटल, उसको शेयर प्राइस से डिवाइड कर दो तो आ जाता है 4 लाख। सर जब आपको पता है कि आपका नंबर ऑफ शेयर भी पता है, पैट भी पता है, तो पैट को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो, ईपीएस निकल गया। एक जवाब मिल गया सर, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, मतलब 14,84,000 को 4 लाख से डिवाइड करना है, ठीक है। तो बेसिकली जी बाई एच 3.71. कितना? 3.71. 3.71। वेरी गुड सर, वेरी गुड। 3.71 ईपीएस हो गया। सर जल्दी जल्दी मुझे बता दो डीओएल क्या होगा? फॉर्मूला तो पता है ना, कंट्रीब्यूशन बाय ईवीआईटी, और ऑलरेडी आप पता है आपको कंट्रीब्यूशन कितना है, ईवीआईटी कितना है। के में बता दो डीएफएल कितना होगा, फॉर्मूला तो पता है ना डीएफएल का, ईवीआईटी बाय पीबीटी। और एल पॉइंट में मुझे डीसीएल और डीटीएल भी बता दो, कंबाइंड लिवरेज, दैट इज कंट्रीब्यूशन बाय पीबीटी। समझ गए कि नहीं? तो Yes, कंट्रीब्यूशन sir. कितना है? कंट्रीब्यूशन कितना है? 36 lakh. हाँ 36 36. लाख। हाँ, तो कंट्रीब्यूशन बाय ईवीआईटी कितना है? अच्छा, पॉइंट नंबर को मेंशन कर देना। कंट्रीब्यूशन बी पॉइंट में है और ईवीआईटी डी पॉइंट में है, तो आपका डीओएल जो है वो बी बाई डी कर लो, ठीक है। बी, 7.5. हाँ गलत बोला सर, ठीक से देखो, बी बाई डी। 36 लाख डिवाइडेड बाई 26 लाख कितना होता है? ईवीआईटी 26 लाख है ना? 1.38. 1.38, वेरी गुड सर। दिस इज योर
दिस इज योर ऑपरेटिंग लेवरेज, ठीक है। और ये सब मतलब समझा के रखा मैंने कि वन ऑपरेटिंग लेवरेज 2 का मतलब क्या, 3 का मतलब क्या, 1.38 का मतलब क्या, सब आपको पहले से लिखा हुआ है। अच्छा, डीएफएल हो गया, डीएफएल बताओ, कंट्रीब्यूशन ईबीआईटी बाई पीबीटी, मतलब डी बाई सॉरी बी बाई सॉरी डी बाई एफ करो सर, डी बाई एफ। डी में आपको ईबीआईटी मिल जाएगा और एफ में आपको पीबीटी मिल जाएगा। ईबीआईटी बाई पीबीटी, बोलो सर कितना आएगा? मेरा आ रहा है 1.23, मस्ट चेक सर। 1.23। हाँ ठीक है, वेरी गुड सर। और डीटीएल, डीटीएल कैसे मिलेगा? कंट्रीब्यूशन बाय पीबीटी करके, मतलब आप ऐसे सोचो कि बी बाय एफ, ठीक है, कंट्रीब्यूशन बाय पीबीटी, डीसीएल और डीटीएल। ये मेरा आ रहा है सर 1.70, मस्ट चेक सर। 1.70। आया, हो गया ना? देखो सर, यस सर। इस क्वेश्चन का पहला पड़ाव जो था, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज और अर्निंग पर शेयर, बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है, सिमिलर टाइप्स ऑफ, ठीक है। तो अगर आपको नॉलेज है तो आप आराम से जवाब दे सकते हो, कौन रोकने वाले हैं आपको, ठीक है। कॉलेज एग्जाम हो, सीए का एग्जाम, सीएमए का एग्जाम, तो वेरी वेरी पॉपुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। सीएस के क्वेश्चंस में भी ये सब पूछ लेगा आपको डायरेक्ट में, ठीक है, मतलब वो एमसीक्यू टाइप में पूछते हैं वहाँ पर, बिकॉज सीएस में ही एमसीक्यू है, एफएम, ठीक है। सर एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, डिटरमाइन द लाइकली लेवल ऑफ ईबीआईटी इफ ईपीएस इज 420। सर क्वेश्चन समझो, आपको डिटरमाइन करने बोल रहा है कि ईबीआईटी क्या होगा अगर आपका ईपीएस, अभी करंट ईपीएस कितना आया नील? 3.7 मानना है ना। ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है सर, मस्ट ट्राई, मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ, घर पे करना, फिर मैं सोल्यूशन वाला क्लास भेज दूंगा, एक बार देख लेना। क्या पूछता है कि अगर आपका ईपीएस, अर्निंग पर शेयर 4 होता तो आपका ईबीआईटी क्या होता? अगर आपका ईपीएस 2 होता तो आपका ईबीआईटी क्या होता? अगर आपका अर्निंग पर शेयर 0 होता तो आपका ईबीआईटी क्या होता? एक्चुअली ये बैक कैलकुलेशन करके निकालना होगा। নীল, কোশ্চেনটা বুঝতে পারলি? यस सर। ঠিক আছে, ট্রাই করবি বাড়িতে এটা, ঠিক আছে, यस सर বাড়িতে ট্রাই করব। আজকেই ট্রাই করবি, ট্রাই করে আমাকে পাঠাবি, ঠিক আছে। ओके सर। जब अर्निंग पर शेयर 4 होगा, ठीक है, तब ईबीआईटी क्या होगा? अगर, ठीक है, दिस इज इफ अर्निंग पर शेयर 2, देन व्हाट विल बी योर ईबीआईटी? इफ अर्निंग पर शेयर 0, देन व्हाट विल बी योर ईबीआईटी? मैं एक हिंट दे देता हूँ कि इसका क्वेश्चन का जवाब मतलब बेसिकली बैक कैलकुलेशन है, और इसका शुरुआत होगा पैट से, ठीक है। आपको पैट को दिमाग में रखते हुए चलना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को, ठीक है, तो आप पहुंच पाओगे। मतलब बेसिकली आपको पैट से पीबीटी की तरफ जाना है, ठीक है, पैट से पीछे जाना है, मतलब टैक्स को हटा के, ठीक है, मतलब इस तरह से टैक्स पहले आपने माइनस किया था ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपने टैक्स को माइनस किया था, तो पैट से जब पीबीटी में जाओगे तो टैक्स को जोड़ना है, फिर वहां से इंटरेस्ट को माइनस किया था उसको जोड़ना है, ठीक है, तभी जाके आप ईबीआईटी में पहुंच पाओगे ना। हिंट समझ पाए कि नहीं? पैट, टैक्स माइनस करके पैट आया था, ठीक है, उसको जोड़ना है, कैसे जोड़ोगे वो दिमाग लगाना। फिर इंटरेस्ट माइनस करके पीबीटी आया था, ईबीआईटी से जब इंटरेस्ट माइनस करके आपने पीबीटी निकाला था, तो आपको जस्ट बैक कैलकुलेशन करना है। अब कैसे करना है ये थोड़ा अपना दिमाग चढ़ाना है, ठीक है नील। सभी को बोल रहा हूँ जो अभी क्लास में नहीं कर पाया किसी कारण से, सभी को बोल रहा हूँ आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे, बहुत ही दिमाग वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मेरे को शेयर करना आंसर, मैं आपको आंसर शीट भी शेयर कर दूंगा, मतलब आंसर वीडियोस भी शेयर कर दूंगा, आप उसको रीचेक कर लीजिएगा। सर ये वाला क्वेश्चन मस्ट ट्राई, ए बी सी डी का, ठीक है, 4 फॉर्म है, यहाँ पर 4 फॉर्म है, इसका अलग अलग लेवरेज आपको कैलकुलेट पूछा है, ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा सर, ठीक है।
ये क्वेश्चन ट्राई करना, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन ट्राई करना। ऐसे 4-5 क्वेश्चन हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ ये वाला क्वेश्चन का PDF, आप लोग प्लीज ट्राई करके मेरे को आंसर शेयर कीजिएगा, ठीक है नील? यस सर। ठीक है, तो आई होप कि आपको लेवरेज क्लियर हुआ। अब मैं घर पे ऑलरेडी कैपिटल बजटिंग का लिंक शेयर करके रखा, मिला है ना नील तुझे? बेसिकली ये FM का मैं वीडियो में उसमें ऑडियो भी यस करके सर, दिया। भेजिए। तो वहाँ से कैपिटल बजटिंग कंप्लीट कर ले, कोई डाउट हो तो मेरे को पूछ ले, ठीक है, और फिर मैं वर्किंग कैपिटल स्टार्ट करूँगा, ठीक है, लाइव में, ठीक है। ओके सर, गुड नाइट सर। ओके सर, टाटा, गुड नाइट।